हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे एंशंट हिस्ट्री का, जिसमें कि हम लोग बिहार हिस्ट्री का इससे पहले वाले सेशन में हम लोग कवर कर चुके हैं हरियंका डायनेस्टी तक। और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे आगे कवर करेंगे शिशुनाग डायनेस्टी से। शिशुनाग डायनेस्टी से जितने भी आगे डायनेस्टी हैं सारे को कवर करेंगे। चलिए, तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशन बीपीएससी, आगामी 70 बीपीएससी के लिए, और साथ में बीपीएससी टीआरई या बीपीएससी के द्वारा अन्य जितने भी एग्जाम दिए गए, चाहे वो हेड हेड टीचर का हो, हेड मास्टर का हो, या अन्य बीपीएससी द्वारा आयोजित या बिहार के किसी भी अन्य एग्जाम के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो बिल्कुल सेशन ध्यान से देखिए, काफ़ी इस सेशन में मेहनत किया गया है और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए, इसमें हम लोग आज शुरू करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी से। तो शिशुनाग डायनेस्टी में चलिए हम लोग कवर करेंगे शिशुनाग डायनेस्टी। एक सेकंड दीजिए। शिशुनाग डायनेस्टी कवर करेंगे हम लोग, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 412 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे, डेटा रहेंगे, वो मैं आपको मार्क करके बताऊंगा, साथ में हाईलाइट भी कर दूंगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। जो पहला इसमें शासक था वो था आपका शिशुनाग, फिर उसके बाद था कालशोक, और लास्ट में था आपका नंदी वर्धन या महानंदी। तो देखिए क्या बोल रहा है शिशुनाग। शिशुनाग कौन था? तो वंश का संस्थापक था शिशुनाग जो था। शिशुनाग जो था वो वंश का संस्थापक था। हर एक वंश का अंतिम शासक नाग दशक का आमत्य एवं काशी का राज्यपाल था। तो देखिए शिशुनाग बोल रहा है कौन था, तो वो आपका हर एक वंश का अंतिम शासक नाग दशक का अमात्य एवं काशी का राज्यपाल था। ये जो अंतिम शासक था आपका नाग दशक, इसका हर एक वंश का उसका अमात्य और काशी का राज्यपाल था, वही आपका फिर ये शिशुनाग बन जाता है। नेक्स्ट है आपका अवंती। अवंती जो कि मालवा बोलते हैं, कौशल एवं वत्स राज्य पर अधिकार कर मगध साम्राज्य को मिलाया। तो ये शिशुनाग क्या किया? अवंती कौशल एवं वत्स राज्य पर अधिकार कर मगध साम्राज्य में मिला दिया। शिशुनाग के समय मगध साम्राज्य बंगाल से लेकर मालवा तक भूभाग सम्मिलित था। तो ध्यान रखिएगा, देखिए शिशुनाग के समय क्या बोल रहा है, मगध साम्राज्य का फैलाव क्या था, तो बंगाल से लेकर मालवा तक। तो देखिए इस प्रकार अगर इंडिया को मानते हैं तो मगध मगध से लेकर मालवा तक, यहाँ तक मालवा रीजन तक, ये पूरा रीजन आपका शिशुनाग के समय में था, मगध साम्राज्य में। इसने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने हेतु पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो ध्यान ध्यान से देखिएगा कि पाटलिपुत्र के अलावा इसकी दूसरी राजधानी क्या था, तो वैशाली था। ध्यान रखिएगा, तो वैशाली आप इस तरीके से याद रखिए, ये बिहार है, इधर पाटलिपुत्र हो गया नदी का, इधर वैशाली हो गया। तो ये राजधानी थी और ये उप राजधानी। अब उसके बाद है आपका काल अशोक। तो काल अशोक का खासियत क्या है, उसके बारे में क्यों हम लोग पढ़ते हैं, तो देख लेते हैं। पुराण तथा दिव्य वदान में काक वर्ण नाम मिलता है। तो काल अशोक का नाम जो मिलता है पुराण तथा दिव्य वदान में, वो है काक वर्ण। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो ये फिर से क्या किया, पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। उसके बाद है नंदी वर्धन। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। तो ध्यान रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली रूप से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, शिशुनाग और काल अशोक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी में देखते हैं नंद वंश का टाइम पीरियड क्या था, 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व। तो इसमें है महापद्मनंद और घनानंद, दो प्रमुख है इसमें नंदा डायनेस्टी में, एक महापद्मनंद और घनानंद। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पुराण के अनुसार
नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, ध्यान रखिएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। एक शूद्र शासक था, और ये क्या था? एक शूद्र शासक था। पुराणों में उसे क्षत्रियों का नाश करने वाला, यानी कि इंपॉर्टेंट है, सर्व छत्रांतक एवं भार्गव कहा गया है। तो ये पूछ सकता है कि सर्व छत्रांतक भार्गव किसे कहा गया? तो ध्यान रखिएगा, वो आपका महापद्मनंद को कहा गया है। उसने एक राट, देखिए काफी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और एक छत्र की उपाधि धारण की है। एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की है, कौन? तो महापद्मनंद। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से महापद्मनंद की कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यानपूर्वक देखिए। खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से महापद्मनंद की कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। किस अभिलेख से महापद्मनंद की कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है? तो वो होता है खारवेल से। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए क्या है। इसके काल में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। तो इम्पोर्टेंट है कि महापद्मनंद जब मगध में राज कर रहा था, तो उसकी जो सीमा थी वो गंगा घाटी को भी पार कर गई थी। एक्सपेंशन हुआ था काफी। अब नेक्स्ट है आपका इसमें घनानंद। तो घनानंद के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन पूछा गया है कि नंद वंश का अंतिम और प्रथम कौन था? तो प्रथम जो इसकी स्थापना की थी वो महापद्मनंद, और घनानंद आखिरी था। सिकंदर के समकालीन था। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सिकंदर के समकालीन मगध सम्राट कौन था? तो ये आपका घनानंद था। यूनानी लेखक ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यूनानी लेखक ने घनानंद को क्या कहा है? तो अग्रमीज कहा है। इसके शासन के दौरान लगभग 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत के उत्तर पूर्व पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि किसके शासनकाल के दौरान आपका सिकंदर आक्रमण किया था भारत पे? तो ये किया था आपका घनानंद के टाइम पीरियड में। ध्यान रखिए, घनानंद का सेनापति भद्रशाल था। कभी कभी पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो ध्यान रखिएगा कि घनानंद को किसने मारा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, और चाणक्य ने की सहायता से इसको मारकर मौर्य वंश की स्थापना, जो कि आने वाला इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका मौर्य वंश। एकदम अगर बीपीएससी या बिहार का किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मौर्य वंश। तो ध्यान पूर्वक आगे पढ़िएगा। चलिए देखते हैं अब आगे मौर्य डायनेस्टी देखते हैं। तो देखिए, मौर्य डायनेस्टी में आपको इंपॉर्टेंट जो है वो देख लीजिए। मौर्य वंश का टाइम पीरियड क्या है? 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। इसके बारे में देखिए। पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण, मतलब कि जो अखंड भारत इन जनरल शब्द में बोलते हैं वही है पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण। कौन सा वंश? तो मौर्य वंश। तो इसमें देखिए प्रमुख जो इसके शासक थे वो है चंद्रगुप्त मौर्य। एक एक करके हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे। आप पहले नाम देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। ध्यान रखिएगा। टाइम पीरियड आप चाहे तो देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का है 323 से 295 ईसा पूर्व। बिंदुसार का 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व, और अशोक का है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। और ये देखिए मौर्यन एम्पायर का एक्सटेंशन आपको दिखाया गया है। मैं जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से इसका फैलाव था। जितने भी ब्राउन कलर में आपको दिख रहा है वो मौर्यन एम्पायर का एरिया था। आप देख सकते हैं इसमें। और जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन कैपिटल था, जहाँ पे स्टार है, मेन कैपिटल पाटलिपुत्रा था। उसके अलावा अदर सिटी डॉटेड में जितना दिख रहा है वो अदर सिटी है। फिर है पिलर एडिक्ट, जो इस तरीके से वो पिलर एडिक्ट है, और जो स्क्वायर शेप में से दिख रहा है, जैसे कि आपका ये दोनों हो गया। ये क्या है? मेजर रॉक एडिक्ट अशोका का है, और माइनर रॉक एडिक्ट जो कि राउंड शेप में गोलाई, ये सब छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको। फिर है माइनर अदर इंस्क्रिप्शन, जो छोटा सा डॉट है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन मौर्य डायनेस्टी का। अब आइए देखते हैं पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो देखिए डायग्राम भी आपका दिया गया है।
समझने के लिए, और एक एक पॉइंट को हम लोग हैंडल करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का देखिए टाइम पीरियड है 323 ईसा पूर्व से 295 ईसा पूर्व। तो देखिए और जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए देखिए, इसमें नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में, देखिए कितना कम उम्र की आयु में मौर्य वंश की स्थापना किया। ब्राह्मण साहित्य में शूद्र, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या, शूद्र। चलिए इस तरह से हाईलाइट करता हूँ, ध्यान रहेगा आपको। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में क्षत्रिय, विशाख दत्त पुस्तक में मुद्रा राक्षस में वृषल यानी निम्न कुल का बताया गया है। तो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, कि आपका ब्राह्मण में शूद्र, बौद्ध जैन में क्षत्रिय, और विशाख दत्त का जो पुस्तक है, तो ये इस पुस्तक के बारे में बहुत पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस के किनके द्वारा लिखा गया, तो विशाख दत्त के द्वारा। इसमें निम्न कुल यानी ब्रिसल बोलते हैं उसको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंटकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने सेंटकोटस, एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस तथा फिलार्कस ने सेंटकोटस कहा। तो ये देख लीजिए किसने क्या कहा, इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके फिर से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यूनानी लेखक प्लूटार्क ने कहा चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। तो देखिए ये स्टेटमेंट पूछ सकता है, क्योंकि बीपीएससी का लेवल अब काफी बढ़ गया है। तो देखिए ये स्टेटमेंट दिया है, चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। तो ये विचार किसके थे, तो ध्यान रखिएगा, ये प्लूटार्क ने, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। प्लूटार्क ने कहा, क्या कहा, चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार किया। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो आगे देखिए, जस्टिन ने भी कुछ इसी तरह का विचार व्यक्त किया। फिर है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया 305 में। युद्धोपरांत संधि के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 500 हाथी, तो युद्ध समाप्त हुआ, फिर संधि हुई, तो 500 हाथी लेकर बदले में एरिया, हेरात यानी कि अराकोसिया, कंधार, जिट्रोसिया, मकरान, बलूचिस्तान तथा पुरोपनिषदाई, काबुल का क्षेत्र प्राप्त हुआ। तो ये सारे क्षेत्र प्राप्त हुए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, हेलेना या हेलन ऐसे लिखा हुआ है, कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया, चंद्रगुप्त मौर्य से। आगे देख लीजिए, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का युद्ध का उल्लेख एपनियास ने किया, एपियानस ने किया। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका युद्ध चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का युद्ध किसने किया, तो एपनियास ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान यानी कि फारस से लेकर पूर्व में बंगाल में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर तक, दक्षिण में उत्तर कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो जैसा मैंने अभी दिखाया आपको इस डायग्राम में, इससे पहले वाले डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग कि कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। देखिए ये पूरा फैलाव है, वही चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है आपका, कि साम्राज्य उत्तर पश्चिम से ईरान फारस से लेकर पूर्व में बंगाल उत्तर कश्मीर लेकर दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक फैला हुआ है। अब आगे देख लीजिए, ये इस तरह का आप मूर्ति देख सकते हैं काफ़ी जगह आपको, खास करके बिहार म्यूजियम में और अन्य म्यूजियम में, वहाँ आपका सम्राट ये आपका मिल जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट है आपका बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलता है। तो ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय किस पे, बंगाल पे, कहाँ से मिलती है, महास्थान अभिलेख से मिलता है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी राजदूत मेगास्थनीज, इंपॉर्टेंट है, सेल्यूकस निकेटर अपनी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। मत पूछिए कितनी वाली गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई मुद्रा राक्षस जो कि इसके द्वारा लिखा गया, बताइए, इंडिका किसके द्वारा, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों बुक मुख्यतः रूप से पूछा जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। इसमें पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता देकर जैन मुनि भद्रबाहु, ध्यान रखिएगा जैन मुनि कौन, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर कहाँ चले गए, श्रवणबेल गोला। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि श्रवणबेल गोला है कहाँ, तो कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। और वहीं 298 ईसा पूर्व में उपवास यानी कि संलेखना द्वारा अपने प्राण का त्याग कर दिए, कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य। एक सेकंड, चलिए देखिए, यह है संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग कर दिए। भद्रबाहु ध्यान में रखिएगा, मेगास्थनीज का इंडिका याद रखिएगा। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं, हम लोग देख लिए क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब आगे देखते हैं बिंदुसार के बारे में। तो चलिए बिंदुसार के बारे में प्रमुख बात क्या है वो देख लेते हैं। तो बिंदुसार का टाइम पीरियड है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्र चेटस या अलिट्रिचेहिज कहा था। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर शब्द है पर ध्यान दीजिएगा। अमित्रो चेटस तो आप लोग भी सुने होंगे, एक अलिट्रिचेहिज कहा था। वायु पुराण में भद्रासार, जैन ग्रंथों में सिंहसेन एवं अमित्र घात कहा गया है। तो ये भी है, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रासार कहा गया और जैन ग्रंथों में सिंहसेन एवं अमित्र घात कहा गया, ध्यान रखिएगा इसको। इसी काल में सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस का राजदूत डायनेसियस को विदेशी राजदूत दरबार में आए। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, आप एक दो बार पढ़ लीजिए इसको। एक सेकंड, चलिए ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, कौन कब आया किसके राजदूत में, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर है दिव्य वदान के अनुसार, इंपॉर्टेंट है, दिव्य वदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुए, देख लीजिए, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक को और बाद में सुसीम को भेजा। तो पूछ सकता है कि तक्षशिला में विद्रोह को दमन करने के लिए किसे भेजा, तो पहले अशोक को भेजा फिर सुसीम को भेजा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, ध्यान रखिएगा, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था, ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकता है प्रश्न कि बिंदुसार किसका अनुयायी था, तो ये आपका था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का मंत्री राधागुप्त था, ध्यान रखिएगा। ये बिंदुसार का फोटो देख सकते हैं, याद रखिएगा ये आजीवक, बिंदुसार के जैसी ये तस्वीर है, मैं इसीलिए तस्वीर लगाऊं ताकि आपको फिगर से ज्यादा याद रहे। तो ये आजीवक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ध्यान रखिएगा। और का मंत्री राधागुप्त था, इसका मंत्री कौन था, राधागुप्त। तो ये हो गया आपका बिंदुसार। इससे पहले हम लोग मौर्य कर लिए, अब हम लोग करेंगे महत्वपूर्ण जो है सम्राट अशोक। तो ये देखिए, महान भारतीय महापुरुष सम्राट अशोक, फिगर लगा दिया ताकि आपको ध्यान रहे। तो इसमें जो पहला है हम लोग देखते हैं अशोक के बारे में। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के अशोक का शासनकाल रहा। सिहली अनुश्रुति, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। राज्याभिषेक पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था, ध्यान रखिएगा, राजा बनने से पहले वो उज्जैन का राज्यपाल था। दक्षिण भारत से प्राप्त, इंपॉर्टेंट है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलन लेख में उसका नाम अशोक। पुराणों में अशोक वर्धन और मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक, ब्राह्मण लेख में मगधाधिराज रुम्नदेई निगलीवा और गिरनार लेख में देवनाम प्रिय प्रदर्शी। ये भी है कीजिए इसको, ये प्रश्न पूछा गया है। किसमें क्या है, दक्षिण भारत से प्राप्त देखिए मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलन लेख में उसका नाम क्या है, अशोक है।
तो अशोक कहाँ से नाम मिलता है, तो मास्की, गुर्जरान, नेतुर और उडेगोलन, ये चार जो है आपका वहाँ अशोक मिलता है। फिर है पुराणों में अशोक वर्धन, पुराणों में, ये अलग से याद रखिए, पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। और मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक, मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक, ब्राह्मणुलेख में मगधाधिराज, रुक्मदेही, और ये जो है रुक्मदेही निगलीवा और गिरनार लेख में देवनाम प्रिय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई करिए। फिर आगे देख लेते हैं, कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। देखिए कलहन के राजतरंगिणी के अनुसार अशोक जो था शिव का उपासक था, एवं अशोक ने कश्मीर में बितसता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। तो ये पूछा जा सकता है कि श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने किया, तो अशोक ने किया। अब देखिए इसमें कलिंग युद्ध जो कि इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो पूछ सकता है कि कब किया, तो 261 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा शिलालेख से कलिंग युद्ध की विशेष जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखिएगा 13वें शिलालेख से मिलती है। अब आइए आगे देखते हैं, सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के उसके शासन के चौथे एवं निक्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किसके अनुसार, तो सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार क्या मिलता है, शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु का नाम क्या था, निग्रोध, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और इसी ने बौद्ध धर्म में इसको दीक्षा प्रदान की। इसके बाद मेगालीपुतीस के प्रभाव में वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। जो पहले देखिए शिव का उपासक था, बाद में दीक्षा लेकर वो और मोगलीपुत से पूर्ण रूप बौद्ध धारण कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से वर्ष बोध गया गया था, तो 10वें वर्ष। भारत में शिलालेख की शुरुआत अशोक काल में ही हुई है, ध्यान रखिएगा। अशोक के अभिलेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप, इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो अशोक जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, और कब, तो 1837 में। नेक्स्ट है अशोक के बारे में, अशोक का सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था। देखिए जो जितने भी उसके अभिलेख प्राप्त हुए विषय क्या था, प्रशासनिक था, जबकि रुक्मदेही अभिलेख का विषय आर्थिक था। तो एक जो था आपका रुक्मदेही अभिलेख वो आर्थिक था, बाकी जितने भी अभिलेख थे सभी प्रशासनिक थे, ध्यान रखिएगा इसको। अशोक ने ऐसा प्रथम शासक था अशोक एक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा ईरानी शासक द्वारा प्रथम डेरियस से मिला था। 1750 ईस्वी में टेफेल्थलर सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया। इंपॉर्टेंट है कि अशोक के स्तंभ के बारे में देखिए, उसका अभिलेख के बारे में तो जेम्स प्रिंसिप ने किया, लेकिन टेफेल्थलर टेफेल्थलर सबसे पहले दिल्ली में, कहा, तो दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी पॉइंट, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर है बराबर की पहाड़ियों में कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण आजीविकों हेतु अशोक ने कराया। वहीं नागार्जुन गुफा दशरथ ने किया। तो देखिए नागार्जुन गुफा का निर्माण किसने कराया, दशरथ ने, और बाकी जितने भी गुफा थे उसका आजीविकों हेतु किसने निर्माण कराया, तो अशोक ने कराया। फिर है आपका लौरिया राजस्तंभ लेख, पूर्वी चंपारण में है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि लौरिया राजस्तंभ कहाँ है, तो पूर्वी पूर्वी पश्चिमी कंफ्यूज नहीं होना है, तो लौरिया राज पूर्वी में है। और रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ है, पश्चिमी में। लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी में, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा ये भी, तो ध्यान रखिएगा। लौरिया अरेराज है जो पूर्वी में है, और लौरिया नंदनगढ़ है, तो अरेराज पूर्वी में है, और लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा दोनों जो है आपका वो पश्चिम चंपारण में है। तो ये था आपका विस्तृत जानकारी अशोक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा सेशन। चलिए।
काफ़ी अच्छे से मैंने बताने का प्रयास किया, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो भी फिगर इसलिए लगाया हूँ ताकि आपको याद रहे फिगर के माध्यम से। जो भी ब्रैकेट में हाईलाइट करके डेटा बताया गया है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो इसको बार बार देखिए जब तक आपको डेटा और ये फैक्ट्स आपको याद ना हो जाए। इसी को आपको डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए, सेशन पसंद आया तो लाइक करके बताइए। कुछ सुझाव है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पे बता सकते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं प्रयास करूँगा उसको वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच लाने का। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लगता है वीडियो अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, इससे किसी का भला हो सकता है, तो बिल्कुल शेयर कीजिए अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।